गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में आज हम करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस कि कैसे फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे हम कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं और आपको साथ साथ मेरे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है ये, डेंसिटी ऑफ आइस इज 900 kg per meter cube. A piece of ice is floating in water of density 1000 kg per meter cube. Find the fraction of the piece of ice outside the water. तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए इसका। देखो क्या करोगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो क्या करना है हमें, डेंसिटी ऑफ आइस दे रखी है 900 kg पर मीटर क्यूब और पीस ऑफ आइस जो है फ्लोट कर रहा है वाटर में। ठीक है, कितना फ्रैक्शन जो है उसका डूबा हुआ होगा। तो वैसे सिंपल सी बात होती है कि जो फ्रैक्शन डूबा हुआ होता है वो क्या हो जाता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर सब्सटेंस की डेंसिटी कम है। क्यों? क्योंकि वेट बराबर बॉयंट फोर्स होता है इक्विलिब्रियम पे। देखो आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, ठीक है, तो वेट इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स। अगर हम करेंगे वेट इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स, तो वेट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ आइस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ आइस कितनी हो गई, 9 था। डेंसिटी ऑफ आइस इज 900 इंटू जी को जी रहने देते हैं, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मतलब वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, तो वो आ जाएगा हमारे पास V। तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज V इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000 इंटू जी। तो यहां से V जो है 9/10, ये क्या आ गया, जो वॉल्यूम, सॉरी इसमें ये V डैश मान ले कि पूरा वॉल्यूम नहीं डूबेगा, कुछ वॉल्यूम डूबेगा, तो V डैश आ जाएगा 9/10V। यानी 9/10 पार्ट कहां होगा, इनसाइड दी वाटर होगा। तो 9/10 इनसाइड दी वाटर होगा, तो आउटसाइड दी वाटर कितना होगा, 1/10। तो 1/10 इज आउटसाइड दी वाटर, यानी कि फ्रैक्शन की हम बात करेंगे तो 0.1 विल बी दी आंसर। ये फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो ये 0.1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कीजिए। देखो क्या करेंगे, अ लाइट सिलिंड्रिकल वेसल इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट्स बेस एरिया इज ए, अ होल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज मेड जस्ट एट इट्स बॉटम। तो देखो इसमें एक समझने वाली बात क्या है, जो कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखना है कि अगर एक वेसल के बेस मेरे सामने छोटा सा एरिया, मतलब एक होल किया, उसका एरिया स्मॉल ए है, तो अगर एरिया स्मॉल है तो हमने देखा था वेलोसिटी क्या आ जाती है, √2gh, ये वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, अब इस वेलोसिटी के कारण क्या होता है, इस वेसल पे एक पीछे की तरफ फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि ये पानी कुछ रिलेटिव वेलोसिटी से आगे निकलता है, जैसे गन से बुलेट जब छूटती है तो एक पीछे की तरफ फोर्स लगता है रिकॉइल का, वैसे ही यहां पर भी एक फोर्स लगता है। इसको थ्रस्ट फोर्स भी कई बार बोल देते हैं, फोर्स ऑफ थ्रस्ट। ये किसके बराबर होता है, ρAv²। ये हमें याद रखना है कि अगर किसी वेसल से v वेलोसिटी से ऐसे लिक्विड निकल रहा है a एरिया के होल से, तो एक थ्रस्ट का फोर्स लगता है पीछे की तरफ, जो क्या कहलाता है, ρAv²। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो फोर्स इज ρAv², ये फोर्स होता है। अब इसको यूज करेंगे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो क्या दे रखा है, जो वेसल है, वेसल का बेस एरिया है ए, एक स्मॉल होल किया उसके बॉटम में, तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर स्लाइडिंग दी वेसल, तो यहां से जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी √2gh, जिसके कारण फोर्स लगेगा ρAv²। नाउ दिस फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू μmg होना चाहिए। भाई वेसल स्लाइड कब करेगी, वो जब मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेसेसरी फॉर स्लाइडिंग ऑफ वेसल, तो स्लाइडिंग करवानी है हमको, तो F जो है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू μmg होना चाहिए। ठीक है, तो F जो है, F किसके बराबर है, F हो गया ρA इंटू v², शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू। M किसके बराबर हो जाएगा, डेंसिटी,
डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर रो है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा एरिया इनटू हाइट, अगर h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू हाइट इनटू जी। ठीक है, रो से रो कट गया, v स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दो तो v स्क्वायर इज 2gh शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इंटू a इंटू h इंटू जी। तो gh से gh कट गया तो म्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 2a बाय a। ठीक है, तो मिनिमम, तो म्यू शुड बी, तो ये आ जाएगी अपने पास म्यू की वैल्यू, द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेसेसरी फॉर स्लाइडिंग ऑफ वेसल ड्यू टू इम्पैक्ट। एक्चुअली इसमें मिनिमम नहीं मैक्सिमम बोलना चाहिए, क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि मिनिमम तो जीरो ही हो जाएगा फ्रिक्शन की, अगर जीरो भी होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो भी वेसल स्लाइड कर जाएगी। अगर मिनिमम पूछते वेसल स्लाइड ना करे तो मिनिमम होना चाहिए था, अगर स्लाइड करने के लिए बात कर रहे हैं तो दिस शुड बी मैक्सिमम, मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2a बाय a हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। फिर ये क्वेश्चन कीजिए, देखते हैं क्या करना है। Therefore, a small hole is made at a height h dash is equal to 1 by root 2 meter from the bottom of a cylindrical water tank and at a depth of root 2 meter. तो इसकी हाइट जो है वो दे रखी है हमको, एक तो कि ये हाइट जो है दिस इज 1 by root 2 मीटर, और डेप्थ भी दे रखी है कि डेप्थ जो है वो है रूट 2 मीटर। द डिस्टेंस वेयर द वाटर इमर्जिंग फ्रॉम द होल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो जो वाटर बाहर आएगा पहले तो उसकी वेलोसिटी निकाल लो। तो वेलोसिटी क्या है, इसका वैसे हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी देखा था लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम बेसिक कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं। वेलोसिटी इज अंडर रूट 2gh, h इज होल के ऊपर जितनी हाइट तक लिक्विड है वो h होता है। तो ये वेलोसिटी, अगर इसको मैं h बोल देता हूं और इस हाइट को मैं y मान लेता हूं, चलो ठीक है। अब क्या पूछा है, डिस्टेंस वेयर द वाटर विल स्ट्राइक, मतलब रेंज पूछी है। रेंज क्या होती है, तो दिस इज लाइक अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट, कि एक हाइट से हमने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो उसका जो रेंज है वो क्या होती है, वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और जो वेलोसिटी है तो अंडर रूट 2gh हो गई। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर y हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंका है तो अंडर रूट 2y बाय g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो रूट g से रूट g कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, अंडर रूट में आ जाएगा एच वाई 2 अंडर रूट एच की वैल्यू कितनी है रूट 2, वाई की वैल्यू कितनी है 1 बाय रूट 2, ये तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, रूट 1 इज 1, सो आंसर इज 2 मीटर। तो जो रेंज है वो 2 मीटर आ जाएगी, तो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। तो देखो हमने ये चीजें डिस्कस की थी कि प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड वगैरह क्या होता है, तो वही इंफॉर्मेशन काम आएगी। तो वेलोसिटी हेड इज क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वेट क्या हो गया m इंटू जी, सो v स्क्वायर बाय 2g, दिस इज वेलोसिटी हेड। तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है 5, 5 का स्क्वायर इज 25, 2 इंटू जी, जी इज 10, सो दिस इज 20, तो 25 बाय 20 यानी कि 1.25 मीटर, दिस इज द वेलोसिटी हेड। तो ये आंसर आएगा वेलोसिटी हेड का। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो। चलो देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट जो लगेगा या फॉर्मूला जो लगेगा वो हम समझें। तो अगर किसी वेसल में h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है,
और वेसल का एरिया है कैपिटल ए, होल का एरिया है स्मॉल ए, और उससे लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो वेसल खाली होने में जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है कैपिटल ए बाय स्मॉल ए अंडर रूट 2h बाय जी। ठीक है, ये क्या होता है, टाइम फॉर वेसल टू बिकम एम्प्टी। तो वेसल को एम्प्टी होने में जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है कैपिटल ए बाय स्मॉल ए अंडर रूट 2h बाय जी। अब क्या दे रखा है इसमें कि वेसल h हाइट तक भरी हुई है, स्मॉल होल किया हमने, t1 टाइम लगा हाइट को h बाय ईटा होने में, और t2 टाइम लगा फिर बाद में। अच्छा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब वेसल एम्प्टी हो रही है। अब क्या इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं? तो अब क्या दे रखा है, वेसल पहले h, ठीक है, पहले ये वेसल h हाइट तक थी, अब यहां से h बाय ईटा हाइट तक आ गई है, इसका टाइम है t1, ये खाली होने का टाइम लगा t1 और उसके बाद में लगा t2। अब देखो पूरा खाली होने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन क्या हम h से h बाय ईटा होने के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो ये नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। तो h से पूरा खाली होने में कितना टाइम लगेगा, a बाय ए अंडर रूट 2h बाय जी, ये h से पूरा खाली होने में लगेगा। अब h बाय ईटा मान लो इनिशियल लेवल है, इससे पूरा खाली होने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो h बाय ईटा से पूरा खाली होने में कितना टाइम लगेगा, a बाय ए अंडर रूट 2h बाय ईटा बाय जी। अब अगर इसको मैं माइनस कर दूं तो ये मेरा h से h बाय ईटा होने का टाइम हो जाएगा। h खाली होने में इतना टाइम लगा कैपिटल ए बाय स्मॉल ए अंडर रूट 2h बाय जी, h बाय ईटा से खाली होने में इतना टाइम लगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो ये h से h बाय ईटा होने का टाइम आ गया। और जो t2 है, t2 क्या है, h बाय ईटा से खाली होने का टाइम, तो वो सीधे डायरेक्टली a बाय ए अंडर रूट 2h बाय ईटा अपॉन जी आ जाएगा। अब क्या करें, ये दोनों अगर बराबर हैं, t1 t2 बराबर हैं, तो ईटा की क्या वैल्यू आएगी, तो t1 t2 इक्वेट करोगे, देखो तो कैपिटल ए बाय स्मॉल ए कट जाएगा, अंडर रूट 2h बाय जी भी कट जाएगा, तो t1 इज इक्वल टू t2 जब करेंगे तो इफेक्टिवली क्या बचेगा, यहां से 1 बचेगा, माइनस यहां से 1 बाय रूट ईटा बचेगा, इज इक्वल टू यहां से भी 1 बाय रूट ईटा, बाकी सारे फैक्टर्स कॉमन आके कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से 1 इज इक्वल टू 2 बाय रूट ईटा आ जाएगा, सो ईटा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ईटा की वैल्यू 4 के बराबर आएगी। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो सी वाला होगा। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। टाइम का फॉर्मूला कैसे आया अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लो, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है ना, फुल कोर्स में आओगे कभी तो सब बता दिया जाएगा। तो ये क्रैश कोर्स में सिर्फ चीजें याद रख लो अभी, या तो फिर आप देखना बुक्स वगैरह में मिल जाएगा आपको उसका डेरिवेशन भी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेसल टू बिकम एम्प्टी। चलो ये क्वेश्चन करो। चलो इसको भी समझते हैं क्या करना है इसमें। तो देखो, अ सिलिंड्रिकल ब्लॉक ऑफ वुड, बेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट 54 सेंटीमीटर, फ्लोट्स इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 9000 kg per meter cube. The block is depressed slightly and then released. The time period of resulting oscillations of the block would be equal. तो पहली बात ध्यान रखना है, जो SHM वगैरह हो रहा है उसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है वेरिएबल फोर्स पे। तो अगर एक ब्लॉक को हमने लिक्विड में इमर्स किया, उसकी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, उसका वेट तो कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स क्या होगा, बॉयंट फोर्स जो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, और टाइम पीरियड भी एक्स्ट्रा फोर्स पे डिपेंड करता है कि जो एफ एक्स्ट्रा, जैसा हम देखते हैं कि एसएचएम के लिए क्या कंडीशन आती है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। तो हम देख सकते हैं एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगेगा, क्यों, क्योंकि देखो पहले इक्विलिब्रियम में जितना वेट है उसको बॉयंट फोर्स बैलेंस कर रहा था। अगर हम इसको थोड़ा सा और डुबोएंगे, इस ब्लॉक को हमने थोड़ा सा और डुबोया, तो वेट तो उतना ही रहेगा,
बॉयंट फोर्स बढ़ेगा तो जो एक्स्ट्रा डूबने से बॉयंट फोर्स आएगा वही क्या करेगा, नेट फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो एफ एक्स्ट्रा क्या होगा, इसको डुबोएंगे तो मान लो इसको हमने एक्स नीचे डुबो दिया, ठीक है, यहां से हमने एक्स इसको और डुबो दिया, तो एक्स डुबोने से कितना वॉल्यूम एक्स्ट्रा डूबेगा, वी एक्स्ट्रा जो डूबेगा, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स आएगा और यही फोर्स क्या करेगा, नेट फोर्स होगा। तो अब कैसा ब्लॉक है, सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, तो कितना होगा, बेस का एरिया दे रखा है, तो बेस एरिया इंटू एक्स, इतना वॉल्यूम और एक्स्ट्रा डूबेगा, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे ही रखी है हमको, सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाद में, इंटू जी, ये एक्स्ट्रा फोर्स जो है आएगा। तो हम ये जो x को छोड़ दें, बाकी टर्म a डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये क्या करेगा, k का काम करेगा, जो SHM में k करता है। अब टाइम पीरियड क्या होता है इस सिस्टम का, 2 पाई अंडर रूट m बाय k, ये टाइम पीरियड आ जाएगा। और क्या करें, इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो इसको सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड से इक्वेट कर दें, 2 पाई अंडर रूट l बाय g से इक्वेट कर दें। तो यहां से l की वैल्यू निकालिए, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ठीक है, रूट से रूट हट जाएगा, यानी कि m बाय k इज इक्वल टू l बाय g। तो जो l की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा अपने पास, तो बेस एरिया इंटू टोटल हाइट जो है सिलेंडर की, वो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इंटू डेंसिटी ऑफ वुड, ठीक है, ये मास हो गया, इंटू जी, यहां से g मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, अपॉन k, k की वैल्यू कितनी आ रही, k आ रहा है a इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g के बराबर, g से g कट गया, a से a कट गया, तो ये आ गया हमारे पास। तो हाइट कितनी दे रखी है, 54 सेंटीमीटर, अभी सेंटीमीटर में रहने दे, आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ वुड इज 650, डेंसिटी ऑफ आइस इज 900, एक जीरो से एक जीरो काट सकते हो, 9 का मल्टीपल है 54, तो 9 इंटू 6 इज 54 एंड ये आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5 इज 30, बचा 3, 6 इंटू 6 इज 36, तो आया 3 9 39 बाय 10, ठीक है। देखो डेंसिटी दोनों केजी पर मीटर क्यूब में, अच्छा एक कंफ्यूजन ये है कि मैंने हाइट को सेंटीमीटर में रखा है, डेंसिटी को मीटर केजी पर मीटर क्यूब में। देखो डेंसिटी दोनों ऊपर नीचे जब रखेंगे हम तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी, तो डेंसिटी की यूनिट से हमें फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सिर्फ एच की यूनिट्स में आ जाएगा, डेंसिटी की यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी। तो हमें ये दिमाग में रखते हुए ही मैंने सॉल्व किया है ना, तो आपको भी दिमाग में रख के सॉल्व करना है, तो यूनिट्स कन्वर्ट करें, नहीं तो अगर रेशो आ रहा है सेम टाइप की क्वांटिटीज का तो उनकी यूनिट्स अगर सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगी, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर वुड बी दी 39 सेंटीमीटर, तो 39 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो ऐसे एसएचएम जो है कई सारे चैप्टर्स में क्या हो जाता है, इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि कई सारे सिस्टम्स एसएचएम कर सकते हैं, तो उसमें हमें एसएचएम की भी नॉलेज होनी चाहिए और उस टॉपिक की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमको करना आना चाहिए। ठीक है, यहां पे इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है। और चलिए अब ये क्वेश्चन कीजिए। चलो तो देख लेते हैं, एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, तो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी करने में, ठीक है। तो समझें क्या करना है। देखो, अ टैंक विद अ स्मॉल होल एट द बॉटम हैज बीन फिल्ड विद वाटर एंड कैरोसिन, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। अब इसे दो लिक्विड दे दिए, सिंगल लिक्विड के लिए हम √2gh वाला फॉर्मूला लगा देते, दो लिक्विड होंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे क्या होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले हर जगह भी नहीं लगते, तो थोड़ा सा यही होता है कि हमें और भी चीजें देखनी पड़ सकती हैं। तो जैसे मान लो ये डेंसिटी है ρ1, इसकी हाइट है h1, ये डेंसिटी है ρ2, इसकी हाइट है h2। देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो समझने वाली है कि हम ये जानते हैं कि अगर सिंगल लिक्विड होता है, अगर सिंगल लिक्विड h हाइट तक भरा हुआ होता है, तो जो वेलोसिटी है वो √2gh आती है। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला तो हम लगा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अगर नहीं लगा सकते हैं तो फिर क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा।
तो हम क्या कर सकते हैं, देखो प्रेशर डिफरेंस के कारण ये मोशन होता है या वेलोसिटी आती है। तो प्रेशर डिफरेंस को हम देखें कि प्रेशर डिफरेंस क्या होगा। तो प्रेशर डिफरेंस जो है वो हाइट पे डिपेंड करता है, रो जी एच पे। तो अब निकलेगा कौन सा, रो1 वाला लिक्विड निकलेगा। तो हम रो2 वाले को भी रो1 की टर्म में अगर देखें तो क्या बोल सकते हैं कि हम रो2H2 जो है इसको अगर रो1 की टर्म में देखें तो रो1 इंटू कुछ हाइट h डैश मान लें। एक्चुअली प्रेशर रो2 के कारण H2 हाइट से जो प्रेशर आएगा वो रो1 के कारण कितनी हाइट से आएगा वो हम देखना चाहते हैं। तो रो2H2G को हम इक्वेट करते हैं रो1H डैश जी। मतलब इस रो2 लिक्विड को अगर मैं रो1 से रिप्लेस करूं तो कितनी हाइट तक उसको भरना पड़ेगा कि सेम प्रेशर डिफरेंस ये क्रिएट करेगा। तो वो हाइट किसके बराबर आ जाएगी, रो2 बाय रो1 इंटू H2। ये जनरल कॉन्सेप्ट होता है। यानी कि मैं रो2 वाले लिक्विड को भी रो1 के बराबर मान लूं, मतलब ये तो रो1 है ही, इसको भी अगर मैं रो1 की तरह मान लूं तो ये हाइट मुझे क्या माननी पड़ेगी, रो2 बाय रो1 इंटू H2, और ये H1 है ही। अब पूरा सिंगल लिक्विड हो गया तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अंडर रूट 2GH लगा सकते हैं, जिसमें H हमें क्या लेनी पड़ेगी, टोटल हाइट लेनी पड़ेगी। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमको टैकल करना है। तो अब देखो वाटर जो है, वाटर हैवी होता है, ये नीचे रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, हैवी है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे रहेगा, तो वाटर नीचे रहेगा। कैरोसिन ऊपर रहेगा, ठीक है। अब कैरोसिन की डेंसिटी है 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर सीजीएस यूनिट बात करें तो वाटर की डेंसिटी 1 ही होती है सीजीएस में, कैरोसिन की 0.8 हो गई। तो अब इसकी हाइट जो है, हाइट ऑफ वाटर कितनी दे रखी है, 3 मीटर, एंड दैट ऑफ कैरोसिन इज 2 मीटर। तो कैरोसिन को वाटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 0.8 इंटू 2, कैरोसिन की डेंसिटी इंटू उसकी हाइट इज इक्वल टू वाटर की डेंसिटी इंटू हाइट h डैश मान लो कुछ, तो h डैश वुड बी 1.6। यानी इस कैरोसिन को भी वाटर के बराबर मानना है तो कितनी हाइट का मानना पड़ेगा, 1.6 हाइट का मानना पड़ेगा। तो ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 1.6, 4.6 का हम वाटर मान सकते हैं जो बाहर निकल रहा है। तो वेलोसिटी इज अंडर रूट 2GH। अब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसमें 2 तो 2 ही है, g की वैल्यू 10 यूज कर लेंगे। हाइट कितने है, ये यहां भी आप बोलोगे डेंसिटी मैंने कन्वर्ट नहीं की, तो डेंसिटी की यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हाइट मीटर में ही आ रही है, तो इंटू 1.6, तो 16 इंटू 2, ठीक है। एक मिनट, ये 3 मीटर था, तो एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है यहां पर। हाँ, हाइट टोटल हाइट सॉरी 4.6 ओके सॉरी, है ना। तो ये h डैश 1.6 आया था, ये 3 मीटर पहले से थी, तो ये 4.6 हो जाएगी टोटल हाइट जो आएगी यहाँ पे, h जो है दिस इज इक्वल टू 4.6, ठीक है। तो 46 इंटू 2, 92 का रूट। अब देखो 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 9 से ज्यादा आएगा और 10 से कम आएगा, तो 9 और 10 के बीच का आंसर सेलेक्ट कर लो, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो 9 और 10 के बीच में कौन सा आंसर है, 9.6, तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, या तो पूरी बर्नौलीज थ्योरम लगाए हम, वो लेंथी हो जाएगा, या फिर ऐसे क्वेश्चन करने का यही कॉन्सेप्ट है कि हम, और ध्यान रखना है किसी भी लिक्विड को उसकी हाइट को दूसरे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, कौन से लिक्विड में, जो बाहर निकल रहा है। कई बार हम क्या करते हैं, इस रो1 को रो2 की टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर नहीं आएगा। हमें किसी भी लिक्विड जो दे रखा है उसको दूसरे लिक्विड के कंपैरिजन में, मतलब दूसरे लिक्विड की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, उसके हाइट क्या होगी, लेकिन वो कौन से लिक्विड की टर्म में, जो निकलने वाला है, क्योंकि निकलने वाला लिक्विड हम सेम रखेंगे, क्योंकि निकलेगा तो पहले रो1 वाला ही ना, रो2 निकलेगा नहीं, तो हमें रो1 की टर्म में पूरी डेंसिटीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम लगा के भी बता रखा है कि बर्नौलीज थ्योरम से हम उसको कर सकते हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम में क्या करते हैं, बेसिकली वही कि यहाँ पे प्रेशर लिख दिया, फिर यहाँ का प्रेशर देख लिया, वेलोसिटी का डिफरेंस देख लिया, मतलब P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो बेटर है तरीका जो मैंने बताया, अगर उसको समझ जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन को, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी आ चुका है, ये हर एग्जाम में आ चुका है। तो इसको देखो,
क्या आंसर होगा। चलो एक बार देख लेते हैं करना क्या, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। देयर इज अ सर्कुलर ट्यूब इन अ वर्टिकल प्लेन, two liquids which do not mix and of densities d1 and d2 are filled in the tube. Each liquid subtends angle 90 degree at the center. तो ये d1 डेंसिटी वाला लिक्विड है यहां पे, ठीक है, ये d2 डेंसिटी वाला लिक्विड है। अब ये अल्फा पूछ रहे हैं क्या होगा। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जहां पर भी लिक्विड का इंटरफेस होता है वहां पे दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो प्रेशर इस पॉइंट का सेम होगा। अब या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉमन पॉइंट पे प्रेशर सेम होना चाहिए, तो हम यहां का प्रेशर भी सेम कर सकते हैं। लेकिन किसी लिक्विड में जैसे हम रो 1 में नीचे जाएंगे तो प्रेशर रो जीएच बढ़ेगा, रो 2 में जाएंगे तो रो 2 जीएच बढ़ेगा, ऐसे। तो अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स है यहां पर, तो देखो समझो, ये क्या दे रखा है, एंगल पूरा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों लिक्विड 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री है। ये वाला अल्फा हो गया। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है, तो अल्फा हो गया। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये वाला अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा है, ये वाला भी 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये रेडियस है आर, तो आर का ये वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा आर साइन अल्फा। फिर ये आर का ये वर्टिकल एंगल आ जाएगा आर साइन 90 माइनस अल्फा, यानी कि आर कॉस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाली जो हाइट आएगी हम यहां से निकाल सकते हैं, ये वाली आर है रेडियस, तो ये वाली साइड आर कॉस अल्फा आएगी। तो ये रिमेनिंग कितनी आएगी, आर इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। और यहां से ये वाली डेप्थ कितनी आएगी, तो ये भी आर है, आर का ये कंपोनेंट आर कॉस 90 माइनस अल्फा, आर कॉस 90 माइनस अल्फा, यानी कि आर साइन अल्फा आएगा। आर में से इसको माइनस करेंगे तो ये हाइट आ जाएगी, तो आर इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। अब ये जो पॉइंट हमने मान लिया कुछ भी, इसको कुछ एम मान लेते हैं। तो प्रेशर ऑफ एम, चाहे हम राइट से निकालें चाहे लेफ्ट से निकालें, सेम आना चाहिए। तो अगर हम लेफ्ट से निकालते हैं तो यहां पे तो देखो क्या है, कुछ भी गैस भरी हुई, तो इधर का प्रेशर पी नॉट अगर होगा तो इधर का भी पी नॉट, गैस का प्रेशर हर पॉइंट पे सेम रहता है। तो अगर हम लेफ्ट से निकाले तो पी नॉट प्लस D1 वाले लिक्विड में, और वर्टिकल हाइट देखी जाती है और कुछ नहीं देखा जाता, D1 GH, H कितना हो गया, R इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। ये इस पॉइंट का प्रेशर आ गया, हमने लेफ्ट से निकाला। ऐसी राइट से निकालेंगे तो राइट से आ जाएगा पी नॉट प्लस, अब D2 वाले लिक्विड में कितना वर्टिकली नीचे गए, तो D2G, ये आ जाएगा R साइन अल्फा प्लस R कॉस अल्फा। तो R कॉमन लेते हैं, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। फिर D1 वाले लिक्विड में कितना नीचे गए, R इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, तो प्लस D1G R इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, ये आ जाएगा। पी नॉट से पी नॉट कट गया, ठीक है। D1 वाली टर्म एक तरफ ले लो, तो D1G R 1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1 माइनस कॉस अल्फा करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा D2GR इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो GR से GR कट गया, तो हमें D1 बाई D2 चाहिए था। तो D1 बाई DT क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, इसको कॉस अल्फा से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज टेन अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉस अल्फा बाय कॉस अल्फा इज 1 माइनस टेन अल्फा। हाँ, तो सी आंसर आएगा। तो एक्चुअली जो की दे रखी है उसमें आंसर गलत दे रखा है, की में 1 दे रखा था। अच्छा, इसमें एक डाउट ये आ रहा है कि मैंने ये 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा कैसे लिया, तो वो एक बार बता देता हूं भाई। ये सेंटर से लेके बॉटम तक की डिस्टेंस r है,
ये भी रेडियस आर है, इस रेडियस का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा जहां पे मैंने ये लाइन खींची हुई है रेड वाली, तो ये क्या आएगी, आर का कंपोनेंट, आर कॉस एल्फा। तो टोटल ये डिस्टेंस आर है, आर में से आर कॉस एल्फा माइनस करेंगे तो बची हुई हाइट आ जाएगी कि इस पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन या जंक्शन है, इस तरह से जंक्शन वाले पॉइंट से नीचे तक की डिस्टेंस, वर्टिकल हाइट क्या होगी, आर इंटू 1 माइनस कॉस एल्फा। सिमिलरली यहां से ये जो D1 वाली लिक्विड का टॉप वाला पॉइंट है, इधर से बॉटम तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो टोटल रेडियस है R, यहां तक की एक जो मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, ये वाली डेप्थ आ जाएगी R इंटू 1 माइनस साइन एल्फा, तो ये R साइन एल्फा आ जाएगी। क्यों, R का cos 90 माइनस एल्फा कंपोनेंट, तो R cos 90 माइनस एल्फा इज R साइन एल्फा, टोटल इज R, सो रिमेनिंग इज R इंटू 1 माइनस साइन एल्फा। ठीक है, तो आंसर C आएगा। तो जो आंसर की दे रखी थी, अच्छा उसमें भी ठीक है, आंसर सही दे रखा है, ये लिखा गलत हुआ है। ठीक है, तो ये मिस्टेक है, एक्चुअली आंसर तो सही निकाल रखा है, हियर इट इज गिवन रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। देखो अब इसमें क्या करेंगे, तो समझो इसको कि जो ऐसे एरोप्लेन वाले क्वेश्चंस हैं, तो क्या होता है, इस विंग की हाइट को तो अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो ऊपर लिफ्ट होता है या बैलेंस हो पाता है, वो किसके कारण हो पाता है, प्रेशर डिफरेंस के फोर्स के कारण। तो मान लो यहाँ पे प्रेशर है P2 और यहाँ पे विंड की वेलोसिटी है V2, यहाँ पे प्रेशर है P1, विंड की वेलोसिटी है V1, हाइट का डिफरेंस तो कुछ लेंगे नहीं। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, H तो सेम ही मान के चलेंगे। तो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर साइड्स ऑफ विंग क्या होगा, तो अपर साइड में क्या है P, तो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड, तो वैसे डिफरेंस पूछा है तो नीचे का प्रेशर ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा, तो हमें P2 माइनस P1 ही बताना है क्योंकि पॉजिटिव आंसर दे रखा है। तो P2 माइनस P1 इज हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो हाफ रो कितना है 1.2, V1 स्क्वायर, तो V1 क्या होगा, ऊपर की वेलोसिटी, तो क्या दे रखा है, सच दैट स्पीड एबव कितनी वेलोसिटी है 150, तो 150 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, डबल जीरो लग जाएगा, माइनस 100 का स्क्वायर 10,000, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.6 इंटू 12500, ये आ जाएगा। एक डेसिमल हटा के जीरो काट दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 7500। ठीक है, तो 125 इंटू 6 करेंगे तो 750 आ जाएगा, 7500, दिस इज द आंसर। तो प्रेशर डिफरेंस इज 7500 मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो ये क्वेश्चन करो, ये भी एसएचएम का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ और करो। चलो तो इसको भी एक बार देख लो, क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड मास M हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज सस्पेंडेड विद इट्स लेंथ वर्टिकल फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बाय अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K such that it is half submerged in a density liquid of density sigma at equilibrium position. When the cylinder is given a downward push and released, it starts oscillating vertically with a small amplitude. अब देखो मेन चीज वही है कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, वेरिएबल फोर्स पे, और वो भी कितना फोर्स एक्स्ट्रा आता है कुछ डिस्प्लेसमेंट से। तो सिलेंडर है, स्प्रिंग से भी कनेक्टेड है, लिक्विड में भी इमर्स्ड है। ठीक है, अब इसमें एक्स्ट्रा फोर्स देखना होता है हमेशा, और कुछ मत देखो। तो जैसे मैंने इसको x फर्दर नीचे किया, तो x फर्दर नीचे किया तो स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन फर्दर आएगा, तो स्प्रिंग में भी x एक्सटेंशन आएगा। तो स्प्रिंग का एक्स्ट्रा फोर्स कितना आ जाएगा, kx ऊपर की तरफ, और x नीचे करने से एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स कितना आएगा। ठीक है, हमें क्या देखना है, सिर्फ एक्स्ट्रा फोर्स, इक्विलिब्रियम के बाद एक्स्ट्रा फोर्स देखना है। तो बॉयंट फोर्स कितना आ जाएगा, तो एरिया ऑफ सिलेंडर इंटू एक्स, इतना वॉल्यूम सिलेंडर ने और लिक्विड का डिस्प्लेस किया, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, दिस इज द एक्स्ट्रा फोर्स। तो यहां पे एक्स को अलग कर दें तो बाकी क्या आ जाएगा,
फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा K प्लस A डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G इंटू X। दिस इज दी, ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स। तो या इसको, ठीक है, तो दोबारा लिख देता हूं मैं, K प्लस A डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G इंटू X। तो ये टर्म क्या हो गई, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इसी हो गई। तो टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। तो ये K का काम करेगा, K प्लस A। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी दे रखी है, सिग्मा दे रखी है, तो सिग्मा G, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो सॉल्यूशन सही दे रखा है, इधर भी ये मिस्टेक है, फोर्थ करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलो ये वाला देखो क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर। तो देखो पहली बात, ज्यादा डेंसिटी होती है उसमें क्या होता है, बॉडी फ्लोट करती है, कम डेंसिटी है उसमें तैरता रहता है। अब वाटर और ऑयल में जिसकी ज्यादा डेंसिटी है, जिसकी ज्यादा डेंसिटी है वो नीचे रहेगा। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया कि ऑयल नीचे है, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए, ठीक है। तो वाटर नीचे रहेगा, ऑयल ऊपर। अब ऑयल के ऊपर तो फ्लोट नहीं कर सकता ना, ऑयल की डेंसिटी कम है अगर बॉल की डेंसिटी से, तो ऑयल भी तो डूब जाएगा। वाटर में तैरेगा तो ऑयल में सिंक करेगा, वाटर में तैरेगा, दोनों है तो थोड़ा सा वाटर में रहेगा, थोड़ा ऑयल में रहेगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर वुड बी थर्ड, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो। चलो तो एक बार देख लेते हैं क्या है। तो आंसर 2 है, अब कैसे आएगा वो देखते हैं। A U tube is partially filled with water। तो एक U शेप की ट्यूब है, इसको हमने वाटर से फिल किया। तो जब वाटर ही वाटर रहेगा तो दोनों जो लिम्स है उनमें लेवल सेम रहेगा। ऑयल विच डज नॉट मिक्स विद वाटर इज नेक्स्ट पोर ऑन टू इंटू वन साइड। अब एक साइड हमने ऑयल को पोर किया। ऑयल की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर तैरेगा, लेकिन दूसरी साइड का वाटर क्या हो जाएगा, कुछ लिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से वाटर, मतलब ये इनिशियल लेवल था, यहां से वाटर कुछ ऊपर चला गया। यहां से अगर ये x ऊपर गया है तो वाटर तो x ही नीचे जाएगा, लेकिन बाकी जगह में हमने क्या कर दिया, ऑयल को फिल कर दिया। तो यहां पे ये मान लो ऑयल को हमने दूसरे कलर से शो कर दिया, ये ऑयल हो गया, ठीक है। तो until water rises by 25 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू हमें 25 सेंटीमीटर दे रखी है। If the density of oil is pointed, then the oil level will stand higher than the water level by। तो ऑयल का जो लेवल है ये क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, तो कॉन्सेप्ट यही होता है कि कनेक्टेड स्टेशनरी फ्लूइड में सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है। तो अगर यहां पे मैं एक पॉइंट मान लू 1, यहां पे एक पॉइंट मान लू 2, तो प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2 होगा। अब प्रेशर एट 1, बाहर अगर दोनों ओपन एंड है तो ये बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो P1 क्या हो जाएगा, P ATM प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू 2x। ये x और ये x टोटल 2x हो जाएगी। दैट इज इक्वल टू 2 का प्रेशर यहां से देखें राइट साइड से, तो P ATM प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू H हो जाएगा। तो P ATM से P ATM कट गया। डेंसिटी ऑफ वाटर सीजीएस यूनिट में वर्क करते हैं 1 होती है, G की वैल्यू G रहने देते, कट जाएगा वो भी। 2x आ गया 50 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ ऑयल दे रखी है 0.8,
ठीक है, यहां भी जी का फैक्टर आएगा, रो जी एच इंटू एच, जी से जी कट गया तो एच आ जाएगा। अच्छा, तो इसमें ठीक है, अपन जो निकाल रहे हैं और आंसर जो पूछ रहे हैं उसमें कुछ डिफरेंस है, मतलब मैं बता रहा हूँ क्या कहना चाहते हैं देखो क्वेश्चन में। तो ये आ रहा है 0.8 को 8/10 लिख दिया हमने, ठीक है, 2 से कैंसिल करोगे ये आएगा 4, ये आ जाएगा 5, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25, मतलब 250/4, दैट इज 62.5 सेंटीमीटर। ये वाली हाइट आ गई, ठीक है। एक्चुअली ये जो पूछना चाहते हैं मेरे हिसाब से, ये पूछना चाहते हैं यहां से हाइट, वाटर लेवल जितना चला गया, द ऑयल लेवल विल स्टैंड हाइयर देन दी, वाटर लेवल से कितना ऊपर होगा। तो इसमें से 50 को और माइनस कर देंगे, ठीक है, 50 जो था उसको माइनस कर देंगे, तो 50 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12.50। दिस वुड बी द आंसर, करेक्ट आंसर वुड बी थर्ड वन, 12.50, ठीक है। तो इसमें भी की में भी गड़बड़ दे रखी है, लेकिन ठीक है, आंसर यही आएगा थर्ड वाला, तो आंसर इज थर्ड वन। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। चलो तो एक बार देख लेते हैं, तो क्या कह रहे हैं, अ लार्ज ओपन टैंक हैज 2 होल्स इन दी वॉल, वन इज अ स्क्वायर होल ऑफ साइड L एट ए डेप्थ Y फ्रॉम दी टॉप, ठीक है। तो एक सिलिंड्रिकल वेसल है, इसमें एक तो स्क्वायर शेप का होल है Y डेप्थ पे, और एक सर्कुलर शेप का होल है 4Y डेप्थ पे, ठीक है। इसकी लेंथ L है, इसका रेडियस R है। When the tank is completely filled with water, the quantities of water flowing out per second, तो quantities of water मतलब rate of flow बोल रहे हैं, dV/dt, which is equal to area into velocity, ठीक है। तो ये सेम है, एरिया इंटू वेलोसिटी सेम है, तो स्क्वायर वाले का एरिया क्या हो जाएगा L स्क्वायर, और Y डेप्थ पे वेलोसिटी √2GY, फिर सर्कुलर वाले का एरिया पाई R स्क्वायर, वहां पे वेलोसिटी √2G इंटू 4Y, ये आ जाएगा। तो रूट में 2G से 2G कट गया, Y से Y कट गया, ठीक है। तो हमें रिलेशन चाहिए था, R चाहिए था, तो ये आ गया L स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का √2 हो जाएगा, तो 2πR स्क्वायर, तो R इज इक्वल टू L/√2π, दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ R। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करो, फिर आज का सेशन एंड करते हैं। चलो एक बार देख लो इसको भी। A horizontal pipe of non-uniform cross section allow water to flow through it with a velocity 1 meter per second when pressure is 50 kilopascal at a point. If the velocity of flow has to be 2 meter per second at some other point, the pressure at that point should be, तो देखो horizontal pipe है, तो क्या लगेगी, बर्नौलीज थ्योरम हम लगा सकते हैं, तो हाइट तो सेम ही हो गई, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो प्रेशर कितना है इनिशियली 50 किलो पास्कल, चलो सब मैं सब कुछ सेम यूनिट में कर देता हूं, तो 50 इंटू 10⁻³ पास्कल, प्लस हाफ रो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ V1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इज 1, P2 हमें बताना है, प्लस हाफ रो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³, V2 स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4, ठीक है। तो 10⁻³, ठीक है, अभी P2 निकालना है अपने को, कोई बात, तो P2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 50 इंटू 10⁻³ प्लस 1/2 इंटू 10⁻³, माइनस यहां से आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³, तो 50 प्लस 0.5 हो जाएगा, 50.5 माइनस 2 करोगे तो 48.5 इंटू 10⁻³ कॉमन ही चल रहा था, यह आ जाएगा पास्कल में, यानी कि 48.5 किलो पास्कल। तो थर्ड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
तो 48.5 किलो पास्कल, ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड वन, 48.5 किलो पास्कल। चलो, तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस हमने किए, और आप अपने तरफ से और प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं।